भोजपुर में हाथी के हमले में एक युवक की हुई मौत। जंगल से गुजरने के दौरान हाथी ने कुचला, वन अमला मौके पर पहुंचा। भानु प्रतापपुर से 3 किलोमीटर दूर 22 हाथियों का दल पहुंचा। स्टेट हाईवे से गुजरने वालों को किया गया अलर्ट, लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई। कवर्धा के रेंगा खार में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोग। एक सप्ताह से पानी की टंकी का बिगड़ा पाइपलाइन, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। पीने की पानी की हो रही समस्याएं। बेमेतरा में एक बार फिर शुरू हुआ वैक्सीनेशन। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को 456 लोगों ने लगवाया टीका। अब तक 1,29,000 लोगों ने लगाया टीका। भोरमदेव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने लगाई है जनहित याचिका। गरियाबंद में 7 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय का किया घेराव। पैदल मार्च पर निकले 30 से 40 कांग्रेसी, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैंगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। शंकर धान की नर्सरी तैयारी करने पर सुझाव। सब्जियों में बैंगन की बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, इसीलिए किसान भाई इसकी खेती सबसे अधिक करते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इस फसल से आशा के अनुरूप उपज नहीं मिल पाती है। इसका एक मुख्य कारण कीटों का प्रकोप है, जो फसल को छोटी अवस्था से लेकर फलों की तुड़ाई तक नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता से। आज हम चर्चा करें आपसे बैंगन की फसल, जिसे हम एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो बैंगन में जो है बीज से लेकर उसकी कटाई तक दुनिया भर के कीड़े मकोड़े बीमारी जो है उसमें प्रकोप जो है होता है जो भी है, और लगभग कई बार देखा जैसे ही हमने फसल लगाई वैसे उसका प्रकोप हो जाता है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फलों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ बैंगन के उत्पादन में भी कमी आने लगती है। इसीलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं।
इसके बाद जैसे हमारा पौधा बड़ा होता है, जैसे बड़ा होता है तो हमने देखा पौधा जो भी है, डालियाँ जो ऊपर की होती है जो है मुरझाने लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं ये क्या हो गया, नीचे का पत्ता तो हरा है लेकिन ऊपर की डाली सूख गई। लेकिन जब आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उसमें जो है जो तना छेदक इल्ली जो होती है उसमें जो अंडे देके उसमें लग जाती है और वो तना वो अलग हो जाता है। तो अगर आप उसको काट के वहाँ से अलग करके दूर जो है उसको गाड़ दें, जैसे ही फसल हमारी बड़ी होती है, भटे की जो बैंगन की जो है, तो आप देखेंगे उसमें जो है कि फ्रूट का जैसे साइज आता है तो फ्रूट बोरर लग जाता है उसमें जो भी है। फ्रूट बोरर का अगर इन्फेक्शन आपको दिखे, हालांकि ये तो इल्ली जो है अंडे दे देती है, और हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखें, इल्ली अंडे कब देती है, जब अगर आपका मौसम खराब हो, थोड़ा सा बदली छाए, तब जी इसके फ्रूट बोरर की इल्लियाँ जो है मेटिंग करती हैं। मेटिंग करने के तत्काल पश्चात 1 घंटे पश्चात जो ही वो फ्लावर के पास जाके वो एग लेइंग करती हैं, लगभग 20 से 25 अंडे जाके वहाँ पे जो है अंडे दे देती हैं, और जैसे उससे फ्रूट निकलता है उसी समय उसकी छोटी सी इल्ली अंदर चली जाती, हमको दिखाई नहीं देती है जो भी है। तो किसान भाइयों, जैसे ही मौसम का मिजाज बदले, प्रबंधन करने के लिए जो भी है जैविक जो है जो कीटनाशक हमने बताया जो भी आपको, बिवेरिया बैसियाना और मेटराइजियम एनासोप्लाई 20 से 25 ml प्रति पंप के हिसाब से आप जो है इसका उपचार कर सकते हैं जो भी है। अगर साथ में अगर आपको अच्छी ये नहीं मिल रहा है तब आप रासायनिक में जाएं, तो रासायनिक में आप स्पाइनोसैट दवा का आप उपयोग करें, 7 से 8 ml दवा का उपयोग आप जो है कर सकते हैं प्रति 10 लीटर पानी में जो भी है, या इमामेक्टिन बेंजोएट दवा। अगर समय पे आपने समय को देखते हुए आपने तो निश्चित रूप से 100% आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी और जो है हम इसको बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बैंगन की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनके कारण फसल कमजोर होकर खराब होने लगती है और उत्पादन में भारी कमी होने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से करें रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद हम देखें आगे जाएं तो देखा जाए इसमें एस्कोकाइटा ब्लाइट, बहुत सारी एंथ्रेक्नोज हो गया, अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गया, कर्वुलेरिया हो गया, पूरे चकत्ते बन जाते हैं पूरे फसलों में जो भी है, जो कि पूरी फसल को जो है नुकसान करते हैं जो भी है। तो इसके प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब दवा बहुत ही जो है सस्ती दवा है, इसका उपयोग भी 20 से 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डाल के जो भी है इसका स्प्रे करेंगे तो कोई भी जो फफूंदजनित रोग जो बीमारियां हैं जो कि चकत्ते बन जाते हैं उससे प्रबंधन जो है किया जा सकता है। तो ये किसान भाई कीड़े की और बीमारियों की बात हो गई। और मैं चर्चा करूं जब ये कई बार जो है जैसे हमारी फसल में नुकसान होता है, जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की प्रॉब्लम होती है, पौधे सिकुड़ने लगते हैं जो कि व्हाइट फ्लाई एक होती है, और साथ में जैविजिट भी होता है, और कई बार एफिड भी ये देखा गया है जो कि हमें नग्न आंखों से जो है नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम जब देखेंगे, जब हम पौधों को देखेंगे तब वो उड़ती हुई नजर आए, तब समझ में आता है जो भी है कि इसका जो ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है एक वायरस वेक्टर है जो कि व्हाइट फ्लाई से जो है फैलता है। एक मक्खी अगर जो है आपके खेत में नहीं है लेकिन हो सकता है आपके बाजू वाले खेत में रही हो, तो एक मक्खी उड़ के आएगी और आपके खेत में पौधे में एग लेइंग करेगी, कम से कम 250 से 300 अंडे देती है जो भी है, और वो 3 से 4 दिन में फूट जाते हैं और जैसे निकलते वो खाना शुरू कर देते हैं और वायरस से इन्फेक्टेड जो है क्या नाम से, और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती रहेगी जो भी है, और आपके पूरे जो है क्या नाम से खेत में फैल जाएगी ये बीमारी जो भी है। तो इसका प्रबंधन करने के लिए भी मैं चर्चा करूँ जो भी है लिटिल लीफ करिए जो भी है, कि सबसे पहले जो अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड कोई पौधा तो उसको उखाड़ के बिल्कुल अलग कर दें, जला दें जो भी है, और साथ में नियर बाई एरिया में जो भी है आप जो है बढ़िया जो है अच्छा स्प्रे इमिडाक्लोरपिड का चाहे थायोमेथाक्साम का 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से आप जरूर निश्चित रूप से आप लोग जो भी वहाँ पे डालें जो भी है, और कोशिश करें ये जो है जब आपकी वहाँ पे ब्रिंजल की फसल अपने खेत में नहीं है तो आप देखें ये आश्रय लेती है जो आसपास के नींदा है जो भी है, तो नींदा का भी प्रबंधन जरूर निश्चित रूप से करें जो भी है। और आसपास के नींदा प्रबंधन के लिए जो भी है दवाई की तो मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, खासकर क्योंकि बैगन वाली फसल में बहुत ही सकुलेंट फसल होती, नहीं कर सकते। मैनुअल बीडिंग हाथ से जो है उखाड़ के आप लोग कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा जो भी है। हो सकता है निश्चित रूप से आपको इसमें से लाभ मिलेगा और आप अच्छी फसल का जो भी है वो कर सकेंगे, और लगभग 1 एकड़ में जो है 300 से 400 कुंटल बैंगन की जो है आराम से आप निकाल सकेंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
पैरामेडिकल स्टूडेंट के फेल होने का मामला आया सामने। छात्रों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कॉपियों की रीचेकिंग की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में 10 तारीख से बाजार खोलने को लेकर रखी गई शर्त का उठाया सवाल। दुकान खोलने के लिए कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की अनिवार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसी भी फसल की खेती में बीज सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए बीज चयन में सावधानी रखना जरूरी होता है। अगर हम धान की बात करें तो धान की संकर प्रजातियों की खेती का रकबा प्रति वर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि संकर धान की उपज सामान्य धान की तुलना में अधिक होती है। अगर आप संकर धान की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी नर्सरी तैयारी में कौन कौन सी तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, बता रहे हैं डॉक्टर पीसी पांडे। हाइब्रिड धान की उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य सस्य वैज्ञानिक विधियां हैं। अगर आप उसको अपनाएंगे तो आप अपने उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और नर्सरी में करने से पहले प्रजातियों का चयन, अधिकतर आप देखते होंगे कि बाजार में बहुत सी हाइब्रिड अच्छी हैं। और पंतनगर यूनिवर्सिटी की पंत संकर धान 3, पंत संकर धान 1 और नरेंद्र संकर धान 2 ये किस्में हैं। और विभिन्न फर्मों द्वारा भी, प्राइवेट दुकानों द्वारा भी हाइब्रिड का बीज दिया जा रहा है। आप इसके अच्छी तरह से अगर देखने के बाद अपने क्षेत्र के लिए है कि नहीं है, उसको देखते हुए इन हाइब्रिडों का आप चयन कर सकते हैं। संकर धान की खेती से अधिक उपज के चलते किसानों को अधिक लाभ होता है। संकर धान की उपज सामान्य धान की किस्मों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा होता है। संकर धान की अधिकतर किस्में 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिससे रबी फसलों की खेती के लिए समय से खेत खाली हो जाते हैं। अगर आप संकर धान की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी खेती में कुछ तकनीकें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही इसकी खेती करें। संकर धान का बीज आज जो नई निजी कंपनियां तैयार कर रही हैं और सरकारी संस्थाओं द्वारा भी तैयार किया जा रहा है, जो आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हाइब्रिड का बीज आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद दोबारा उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो उससे उपज में बहुत कमी आ जाती है। अधिकतर हाइब्रिड की प्रजातियां 120 से 130 दिन के बीच में पक जाती हैं। इसलिए इसकी नर्सरी जो है आप जून 1 तारीख से लेकर जून 20 तारीख तक डालें तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए इसकी 2 विधियां हैं, सूखी विधि और गीली विधि। गीली विधि द्वारा अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए 1/10 भाग में 1 हेक्टेयर भूमि की अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके 1/10 भाग में उसके लिए नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाने समय जो आपको ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड का बीज 20 किलो से लेकर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा बीज में उसकी महंगाई ज़्यादा पैसा होने के कारण खर्च में ज़्यादा आता है। इसलिए इसका बीज जो है 20 किलो प्रति हेक्टेयर ही बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप देखें अन्य प्रजातियां जो हमारी हाइब्रिड वेराइटीज हैं, इसका बीज लगभग 30 से 35 किलो लगता है, मोटा और पतला धान को देखते हुए। धान की फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जिसके लिए अगर पहले ही बीज उपचार कर लिया जाए तो खड़ी फसल में रोगों के आने की संभावना कम हो जाती है। बीज उपचार करने के लिए किसी ड्रम में 50 लीटर पानी लें, उसमें 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोलें और 20 से 25 किलोग्राम धान का बीज 24 से 36 घंटे के लिए उसमें भिगो दें। उसके बाद धान को पानी में से निकालकर 25 किलोग्राम बीज में 70 से 75 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाकर छायादार स्थान पर जूट के बोरे से ढककर 36 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। 36 से 48 घंटे बाद बीजों में अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद तैयार नर्सरी में धान की बुआई करें।
नर्सरी डालते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने खेत की तैयारी करने के बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर दें, कीचड़ बनाएं, कीचड़ बनाकर उसमें खाद डालें। खाद जो है 200 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, इन दो नाइट्रोजन और फास्फोरस को 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में समान रूप से डालकर मिला दें। मिलाने के बाद खेत को समतल कर दें और समतल करने के बाद जो आपने बीज अंकुरित करने के लिए रखा है उसको लेने के बाद जब वो अंकुरित हो गया है उसमें से 300 ग्राम बीज प्रति क्यारी जो है आप समान रूप से खेत में छिड़क दें, जिससे कि उसको जगह भी अच्छी मिल जाए। और लेकिन बुआई करते हुए जरूर ध्यान रखें कि बुआई शाम के तरह समय करें। अगर आप सुबह के समय धान की नर्सरी बुआई करते हैं तो उसमें सड़ने के जो उसका नुकसान होने का जो है ज़्यादा अंदेशा रहता है। इसलिए अच्छा यह है कि इसकी बुआई शाम के समय करें। जो आपने खेत समतल करके अच्छी तरह रखा है उसमें समान रूप से बीज में छिड़क कर दूसरे दिन फिर शाम को पानी लगाएं। जब देखें कि आपका पौधा 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है उसके बाद अपने खेत में आप 1 से आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पानी हर समय बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना है कि हमारे क्षेत्र में जिंक की कमी आने की वजह से खैरा डिजीज बहुत लग जाती है, पौध की बढ़वार नहीं अच्छी हो पाती है, जो कि जिंक की कमी से आता है। तो उसके निदान के लिए अच्छा यह है कि हम नर्सरी में ही उसको उपचारित कर दें। उपचारित करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट तथा 2% यूरिया, या कहने का तात्पर्य है कि 15 लीटर पानी में जो आपका छिड़काव वाला उपकरण है उसमें डालें और 15 लीटर में 75 ग्राम जिंक सल्फेट तथा 300 ग्राम यूरिया और 15 लीटर पानी का घोल बनाकर जब आपका अंकुरित बीज 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है, जो लगभग 6 से 7 दिन बाद हो जाता है, उस समय उसका अच्छी तरह से छिड़काव करें। और उसके बाद जब आप नर्सरी उखाड़ने से 2 दिन पहले एक छिड़काव फिर कर दें। तो इस तरह से करने से जिंक की कमी भी पौधे में पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो हमने यूरिया मिलाया है उसके साथ वो उसकी एसिडिटी को, अम्लता को कम कर देता है जिंक सल्फेट की, और पौधे में जो नाइट्रोजन मिलती है उससे उसकी बढ़वार अच्छी होती है, पौधा स्वस्थ मिलता है और जिसके कारण आपको स्वस्थ अच्छी पौध मिलती है। जो आप पौध लगाने चाह रहे हैं वो 20 से 25 दिन का होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा या कम होती हैं तो उपज में प्रभाव पड़ता है। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पुलिसकर्मियों पर युवक को डंडे से पीटने का आरोप, बिना मास्क के जा रहे युवक को पुलिस ने मारा डंडा। ग्वालियर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सीहोर जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, सागर सूनी नाम के कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गुना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की सप्लाई हुई धीमी, ऑक्सीजन प्लांट के लिए अभी मशीन तक नहीं पहुंची। रायसेन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भूषण कुमार। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों,
थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में की शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन क्या होता है लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है पशु अशांत हो जाएगी और उसका क्या होता है वो खाना पीना भी खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है और इसमें इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। दूध में या तो दूध का जो सामान्य दूध का जो सामान्य पहचान है रंग है वो रंग और जो उसका रूप है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि दूध या तो फटे दूध की तरह आ सकता है या फिर दूध में क्या होता है रक्त की मात्रा खून आ सकती है जिससे दूध लाल हो सकते हैं या फिर उसमें पस का मात्रा बढ़ सकता है। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जिसमें कि क्या होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे पशु को थनैली हो गया है। हम इसके लिए क्या होता है जो अगर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो गया है, जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस का मतलब हो गया। सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर क्या जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे। क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मेस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए जिससे कि क्या होता है वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने वाले जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाँट है जो साफ जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल लें और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल पोटासियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है। तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। थनैली रोग का जब इलाज किया जाए और जब उसे इंट्रामेमरी यानी कि और भी दूसरे माध्यम से अगर एंटीबायोटिक दिया जा रहा है पशु को दुधारू पशु को तो ये जरूरी है कि उस दूध को कम से कम 48 से 72 घंटा तक डिस्कार्ड किया जाए। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी क्या होता है खुद में क्या होता है उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें क्योंकि ये बीमारी का कारण इंसानों में भी बीमारी का कारण बन सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जंगीपुर, जिला ग्वालियर के कृषक रामू गुर्जर ने। यह लवणीय, क्षारीय और अम्लीय भूमियों के सुधार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रामू गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।